आज जो बेटा हम करने जा रहे हैं वो हम अपने 12th का जो सिलेबस है वो बिल्कुल शुरू से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है बेटा यहाँ पे वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर नंबर हमारे पास ये 1 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटे कि एक्चुअल में है क्या, आपकी फिजिक्स के ना 2 पार्ट हैं। अच्छा, ये जो हम करने वाले हैं ना, हम ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब एनसीईआरटी की अगर आप देखते हो तो उस एनसीईआरटी के ना हमारे पास 2 पार्ट है बेटे 12th के अंदर। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो जो पहले वाला पार्ट है ना, उस सारे के सारे पार्ट के अंदर बेटे हमें स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? बेसिकली बेटे हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना है, या फिर किसके बारे में स्टडी करना है बेटे? चार्ज के बारे में स्टडी करना है। क्लियर है मेरी बात? या तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना है या फिर किसके बारे में स्टडी करना है बेटे? चार्ज के बारे में स्टडी करना है। अब बेसिकली बेटे हमारे पास ना एक पूरी की पूरी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं उसको बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज़ बेटे? कि जो आपका पहला पार्ट है ना, उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बारे में स्टडी करना है। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है बेटे जो क्या करती है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के बारे में स्टडी करती है। उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेटे, इसको हमने ना 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ होता है। 3 पार्ट्स में हमने इसको बांट रखा है। कौन कौन सा पार्ट है बेटे? पहला जो पार्ट है ना, वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो दूसरे वाला पार्ट है वो क्या बेटे? वो हमारे पास क्या? मैग्नेटिज्म है। क्या बेटे? मैग्नेटिज्म है। और जो तीसरे वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटे। तो ध्यान से देख कि ये है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही पार्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज के बारे में स्टडी करती है। अब ये बात तो कंफर्म है बेटे कि ये तीनों के तीनों जो पार्ट्स होंगे ना, पक्का या तो इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे या फिर किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटे? चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अब नाम से ही पता लग रहा है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो बना बेटे 2 वर्ड से, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज। तो मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो इलेक्ट्रो का मतलब बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, और वो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में होना चाहिए? एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में होना चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच स्टडी द चार्ज और इलेक्ट्रॉन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटे? इसके बाद क्या नेक्स्ट बेटे? अच्छा, इस वाले केस में क्या है? जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो रेस्ट में रहने वाला है। किस में रहने वाला है बेटे? रेस्ट में रहने वाला है। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल बेटे, आपका जो चार्ज पार्टिकल है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है बेटे, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दे। किससे मूव करना चालू कर दे बेटे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करना चालू कर देता है, और वो जो ब्रांच पड़ती है उसके बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से तू क्या समझा? मान लो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। अब इस 5 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हर सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। तो अगले सेकंड में भी कितनी करने वाला बेटे? वो 5 मीटर कवर करेगा। उससे अगले वाले में भी कितनी करेगा बेटे? वो 5 मीटर कवर करेगा। ठीक है, होप आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर आपका चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाए बेटे? एक्सेलरेशन आ जाए। क्या आ जाए? एक्सेलरेशन। तो वो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या पैदा करना शुरू कर देगा बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करना शुरू कर देगा। वो जो उसके बारे में पढ़ेगा, कौन पढ़े बेटे? उसको कौन पढ़ेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे उसके बारे में। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुन बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज होता है वो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। मैग्नेटिज्म में क्या है? जो आपका इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है कि जो आपका चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन होगा बेसिकली उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या फिर चार्ज का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका ये मतलब बनता है क्या कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हर सेकंड में अपनी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाता रहेगा। अगर 0 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो अगले सेकंड में उसकी जो रफ्तार बनेगी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, उससे अगले सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, उससे अगले में 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, उससे अगले में 25 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। तो यानी कि हर सेकंड के अंदर अपनी रफ्तार बढ़ा लेगा चार्ज पार्टिकल, कितनी बेटे, जितनी उसकी क्या एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि आपके ऑब्जेक्ट की या फिर आपके पार्टिकल की जो रफ्तार है वो 1 सेकंड के अंदर कितना बढ़ रही है या फिर वो कितना घट रही है। क्लियर है मेरी बात? तो होप आप सभी को क्या होगा बेटे, ये सारा का सारा क्या होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो पहले पार्ट में हमें जो फिजिक्स का पहला पार्ट है उसके अंदर हमें इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटे, वो बाद की बात है कि हम ये वाला चैप्टर भी आएगा, ये वाला चैप्टर भी आएगा। क्लियर बेटे? तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो बेसिकली वो किसके अंडर आता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारा जो चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन है वो किस स्टेट में होता है बेटे, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है वो। ठीक है, तो ऐसे बेटे जो मैग्नेटिज्म होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर फिजिक्स की ब्रांच होगी जो स्टडी करेगी आपके चार्ज पार्टिकल आपका किस में हो, एट मूव करेगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन विच मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करो बेटे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन विच मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये इसकी क्या बनती रहेंगी बेटे, डेफिनेशंस बनती रहेंगी। क्या बनती रहेंगी भाई, डेफिनेशंस बनती रहेंगी। ठीक है बेटे, बेटे हमें पढ़ना किसके बारे में है, या तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है या फिर हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। रियलिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक बेटे पार्टिकल्स है जो क्या कर रहा है, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। चलिए मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली है क्या है बेटे, एटम ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं बेटे। तो मुझे पढ़ना है बेटे इलेक्ट्रॉन के बारे में या चार्ज के बारे में। तो पहले तो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ध्यान से सुन बेटे, क्या कि होता क्या है कि सपोज करिए न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं बेटे। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुन बेटे मेरी बात कि इधर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर है? तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों का जो हमने एक टर्म डिफाइन करी थी जिसको हमने बोला था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था, याद कर बेटे, एटॉमिक नंबर कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और सिमिलरली आपने एक पढ़ा होगा मास नंबर। मास नंबर क्या था बेटे, कि किसी एटम के न्यूक्लियस में इन प्रोटॉन के नंबर का सम और न्यूट्रॉन के नंबर का सम जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटे, मास नंबर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब याद कर बेटे क्या कि जो हमारे पास ये जो साइंटिस्ट था ना, कौन से वाले थे, जे थॉमसन अंकल थे। उस जे थॉमसन अंकल ने हमें एटम के बारे में बता दिया था प्लम पुडिंग मॉडल की हेल्प से। आप बचपन में पढ़ते आए हो सारी की सारी चीज़ें। तो ध्यान से सुन बेटे, उसने हमें ना जो एटम का साइज बताया था, क्या बताया था बेटे, एटम का साइज बताया था। उसने हमें बताया था 10⁻⁻10 मीटर। मतलब उसने ये रफली आइडिया दिया था कि एटम का साइज हमारे पास इतना होता है। सिमिलरली उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड अंकल। अब उस रदरफोर्ड अंकल ने हमें न्यूक्लियस के साइज का आइडिया दे दिया था। तो उसने जो न्यूक्लियस का साइज बताया था बेटे, न्यूक्लियस का साइज जो बताया था उसने, वो कितना बताया था, याद कर, उसने बताया था 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? तो ध्यान से सुन बेटे, मैं क्या करता हूँ, दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। आप जैसे ही डिवाइड करते हो तो जो एटम का साइज आता है, एटम का साइज आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, ये 10⁻⁻15 ऊपर, तो 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻15, तो आपके पास खाली आंसर आएगा 10⁵ इंटू में ये न्यूक्लियस का साइज बेटे, इस न्यूक्लियस का साइज। ठीक है? तो ध्यान से सुन मेरी बात क्या बेटे,
कि जो एटम का साइज होता है ना वो 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है किसके साइज के कंपैरेटिवली बेटे, न्यूक्लियस के साइज के कंपैरेटिवली। इमेजिन कर कि तूने न्यूक्लियस का साइज कितना मान लिया बेटे, 1 सेंटीमीटर मान लिया। जस्ट इमेजिन करना आप लोगों को, ये न्यूक्लियस का साइज कितना मान लिया बेटे आपने, 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो जैसे आप इसको 1 सेंटीमीटर मानोगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है ना वो एक तरह से छोटा सा स्फीयर है, उसको आपने इमेजिन करा कि हमने इसको मान लिया साइज कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो डायमीटर तूने माना है वो कितना मान लिया बेटे 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बेटे 1 सेंटीमीटर है, इमेजिन करना जस्ट। तो एटम का साइज कितना होगा, सोच के देख भाई, एटम का साइज वो होगा कितना बेटे, इसका 10 की पावर 5 टाइम्स, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 100 मीटर। आप फिर से इसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में तो आंसर बेटे कितना 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये बनता है बेटे कि अगर आप न्यूक्लियस का साइज 1 सेंटीमीटर मान लेते हो तो जो एटम है ना, एटम का जो डायमीटर बनेगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा 1 किलोमीटर। कितना बनेगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखो बेटे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर साइज बन रहा है 1 किलोमीटर तो कितना बनने वाला बेटे, जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 500 मीटर। इसका मतलब ये बेटे, इमेजिन कर कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है कितने का, 1 सेंटीमीटर का। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, जिसका रेडियस कितना बनेगा 500 मीटर। अब 500 मीटर बेटे बहुत बड़ी टर्म है, छोटा सा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहा है बेटे, चक्कर लगा रहा है। बीच में क्या है, सारा का सारा एम्प्टी है। तो जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या बेटे, एम्प्टी है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में आपने ही पढ़ा होगा कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए। हाँ, इसको करेंगे, बाद की बात है वो, तो ठीक है बेटे। तो अब आपको ना एटम जो होगा वो विजुलाइज हो गया होगा कि एटम किस तरह से है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं बेटे, चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है बेसिकली, जो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। अब मुझे स्टडी करना है चार्ज के बारे में। किसके बारे में स्टडी करना है बेटे, चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो अब इस चार्ज के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चार्ज देखिए, अब क्या है बेटे कि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मास है बेटे, वो कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ऐसे ही जो प्रोटॉन है ना उसका भी एक मास है, कितना बेटे, वो है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ऐसे ही हमारे पास न्यूट्रॉन है बेटे, न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है 1.76, या मतलब लगभग इसी के बराबर है। तो 76 लेता हूँ उसको मैं, 10 की पावर -27 kg, ठीक है। तो मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो उनका जो मास है लगभग बेटे बराबर सा ही है यार, रफली आइडिया, मतलब कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पे चेक कर बेटे कि जो सबसे कम मास है वो किसका, इलेक्ट्रॉन का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -30 बना रहा है। तो मैंने ये पाया है कि अगर आप तराजू लेते हो, तराजू के एक साइड में एक प्रोटॉन रखते हो, तो तराजू को बैलेंस आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, 1837 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 37 इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो प्रोटॉन है बेटे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस आउट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो इस बात से मुझे ये मालूम पड़ता है कि जो प्रोटॉन है ना वो बहुत 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 ज़्यादा हैवी है, किसके कंपैरेटिवली बेटे, इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली, मास के कंपैरेटिवली, ठीक है। मतलब मास कंपेयर कर रहा हूँ चीज़ों का। तो ध्यान से सुन बेटे, जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो नियरली इक्वल टू क्या बेटे, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और सबसे ज़्यादा जो मास है ना, अगर मैं देखूँ मैग्नीट्यूड वाइज, तो न्यूट्रॉन का है, फिर उसके बाद किसका बेटे, प्रोटॉन का है, उसके बाद किसका बेटे, इलेक्ट्रॉन का है। ये एन से मैं न्यूट्रॉन लिख रहा हूँ, पी से प्रोटॉन और ई से इलेक्ट्रॉन बेटे, ठीक। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब याद कर, तूने ना पढ़ा है 11th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर। उस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर क्या था कि न्यूटन ने ना एक फॉर्मूला दिया था बेटे। क्या फॉर्मूला दिया था, उसने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि अगर दो बॉडी का मास है, एक का मास मैं m1 मानता हूँ, एक का मास कितना मानता हूँ बेटे, m2 मानता हूँ। अगर उन दोनों के बीच की दूरी है r, अभी जो दूरी लेता हूँ मैं सेंटर टू सेंटर लेता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये दोनों मास बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। उस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटे, ग्रेविटेशन फोर्स। और उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा बेटे, Fg बराबर जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाय में r स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है बेटे, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। तो एक दिन ना कूलम, एक साइंटिस्ट हुए बेटे, कूलम। कौन था वो, कूलम था। अब कूलम है जो, कूलम का ना एक दिन दिमाग सनका, उसने सोचा कि जो न्यूटन है ना उसने ये फॉर्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है बेटे, फॉर्मूला दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ बेटे, थ्योरेटिकली उसने क्या करा,
सोचा कि अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ बेटे, एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ मान लिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया बेटे, यहाँ मान लिया। क्लियर है? उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन माना उसने 1 मीटर मान लिया। उसने जस्ट अपनी तरफ से इमेजिन करा। उसने सोचा कि अगर इन इलेक्ट्रॉन का मास है तो डेफिनेटली वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स तो पक्का होगा। ठीक है, उसने क्या करा बेटे, कूलम ने थ्योरेटिकली मतलब इसके पास तो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। उसने क्या करा, इसका मास लिया m1, इस वाले इलेक्ट्रॉन का मास लिया m2, g की वैल्यू हमें मालूम है, r स्क्वायर क्या बेटे, उनके बीच की डिस्टेंस कितना मान लिया उसने, 1 मीटर मान लिया। तो थ्योरेटिकली उसने कैलकुलेट करा, क्या कैलकुलेट करा बेटे, उसने ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट कर लिया। किसके बीच में बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब उसका माथा ठनक गया। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको एक्सपेरिमेंटल करूं। अभी तक वो क्या कर रहा है बेटे, उसने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लिया है क्या, कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना आता है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो ठीक है, फिर उसका माथा ठनका। उसने सोचा यार क्यों ना मैं इसको ना क्या करूं भाई, प्रैक्टिकल करके देखूं। तो जब उसने प्रैक्टिकल किया ना, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर दूरी पे रखा, तो वो क्या रह गया बेटे, आश्चर्यचकित रह गया। क्या, क्यों आश्चर्यचकित रह गया? उसने देखा बेटे कि जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स जो आ रहा है, एक्सपेरिमेंट करा ना जब उसने, तो उसने देखा कि जब उसने एक्सपेरिमेंटल किया ना इन दोनों को सच में, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ना एक नया फोर्स आ रहा है। क्या फोर्स आ रहा है बेटे, न्यू फोर्स आ रहा है, न्यू फोर्स आ रहा है। और वो जो न्यू फोर्स है ना बेटे, वो न्यू फोर्स इस ग्रेविटेशन फोर्स से ना 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ा है। कितना बड़ा बेटे, 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ा है बेटे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुन बेटे, क्या कि अब वो जो फोर्स आ रहा है उसके बीच में, तो वो फोर्स क्या बेटे, 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो ग्रेविटेशन फोर्स तो है नहीं। क्या है बेटे, वो ग्रेविटेशन फोर्स तो है नहीं। तो अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है तो उसने उस फोर्स का एक नया नाम दिया, और उसने क्या नाम दिया बेटे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटे बोला उसने बेटे, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोला। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, वो लगभग बेटे बड़ा है, लगभग इतना अप्रोक्सीमेटली मान ले कि 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ा है बेटे, किससे, एफ ऑफ इस ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, तो फिर उसने ये बोला क्या, कि जैसे मास प्रॉपर्टी है 2 ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से 2 ऑब्जेक्ट आपस में कौन सा फोर्स एक्सर्ट करते हैं बेटे, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ऐसे ही इन 2 इलेक्ट्रॉन के पास एक अलग से प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। और उस प्रॉपर्टी का उसने क्या नाम दिया, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया उसने क्या बेटे, चार्ज। तो बेसिकली चार्ज इन 2 इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बेटे, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ही उसने क्या नाम दे दिया है, चार्ज दे दिया है। तो बुक के अंदर वही लिखा होता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे एक्सर्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स इन बिटवीन देम, दे एक्सर्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स इन बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या बेटे, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके पास मास के अलावा भी एक दूसरी प्रॉपर्टी है। जो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटे, चार्ज है। और उस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, उनके बीच में कौन सा फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स आ रहा है। होप आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर उसने क्या करा बेटे, 2 प्रोटॉन ले लिए, यहाँ पे भी प्रोटॉन लिए बेटे, यहाँ पे भी प्रोटॉन ले लिए। ठीक है, दूरी कितनी रखी बेटे, 1 मीटर। फिर उसने ये पाया कि जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिकल फोर्स इन 2 प्रोटॉन के बीच में भी आ रहा है। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है किस प्रॉपर्टी की वजह से, चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज इन 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना, उतना ही चार्ज क्या बेटे, इन 2 प्रोटॉन के ऊपर है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है। फिर उसने ये देखा बेटे क्या, कि उसने 2 न्यूट्रॉन ले लिए 2 न्यूट्रॉन। फिर उसने 2 न्यूट्रॉन लिए, तो 2 न्यूट्रॉन के बीच में उसने पाया क्या, कि उन 2 न्यूट्रॉन के ऊपर केवल और केवल कौन सा फोर्स आता है बेटे, ग्रेविटेशन फोर्स आता है। उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स किसकी वजह से आ रहा था, वो आ रहा था बेटे चार्ज की वजह से। एक प्रॉपर्टी थी चार्ज, उसकी वजह से आ रहा था। तो अब अगर इन न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स ही नहीं है,
तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि जो न्यूट्रॉन है ना उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है ना वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटे? वो न्यूट्रल ही होता है वो, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है बेटे, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज होता क्या है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू विच दे एक्सर्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन ईच अदर, ड्यू टू विच दे एक्सर्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन ईच अदर बेटे।